जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सूरत हाल ये है कि जनरल फैज़ हमीद के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अब शहर इक़्तिदार के अंदर एक नई बहस चल पड़ी है कि अब इमरान खान साहब की बारी है और अब तहरीक इंसाफ के ऊपर और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। सिद्दीक जान साहब, ये बहस तो चल ही रही है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब गैर मुल्की दौरे पर हैं। एक 14 सेकंड की वीडियो आती है जिसमें 40 मिनट वो वेट करते हैं प्यूटन का। दावा तो यही किया जा रहा है कि उन्होंने 40 मिनट वेट किया है और 14 सेकंड की वीडियो आई है जिसमें वो बैठे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पर कोई वजाहत नहीं आई, गो कि वहाँ पे इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, अता तारड़ भी मौजूद थे उस मीटिंग में। लेकिन जिस तरह से मैंने कर्ज किया कि हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अभी तक इसकी कोई तरदीद नहीं आई, आएगी तो हम उस पर मज़ीद बात कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस वीडियो ने बड़ा तहलका मचाया हुआ है और बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि आप उस जब ट्वीट को रिफ़्रेश करते हैं तो हर 1-2 मिनट के बाद हज़ारों व्यूज़ उसके ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी इतनी ज़्यादा उसको डिस्कस किया जा रहा है। और असल में शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ना बड़ा नेगेटिव पाकिस्तान का एक इमेज आता है। जिस तरह से उन्होंने ट्रंप की खुशामद की थी, ट्रंप ने उनको आके सामने सबके सामने खड़ा कर दिया, फट्टे पे चढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि जो बंद कमरे में मेरे बारे में कहा सबके सामने को। और उन्होंने जो खुशामद की ट्रंप की, और वो ट्रंप जो गज़ा के मुसलमानों के कत्लेआम में बराबर का शरीक है, उसकी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद की, वो बहुत ही तकलीफ देता हर पाकिस्तानी के लिए। फिर उनकी कुछ वीडियोज़ आती हैं जिसमें वो कभी किसी गैर मुल्की सरबराह का हाथ पकड़ के, कभी किसी मुल्क के सरबराह का हाथ पकड़ के, और वो ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कि हाथ पकड़ा हुआ है और छोड़ नहीं रहे। आज भी वो एक हमारे दोस्त हुसैन चौधरी ने ट्वीट किया हुआ था कि प्यूटन अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शहबाज शरीफ उसका हाथ नहीं छोड़ रहे। आप 25 करोड़ के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। देखें, हमारे जैसे बैकवर्ड इलाकों से आए हुए लोग, हम लोग जब बड़े शहरों में आते हैं ना और हमें कोई बड़ी शख्सियत मिल जाए, हम उसके साथ ज़बरदस्ती खड़े होके और तस्वीर बनवाते हैं। और उसमें होता यह है कि वो बड़ी शख्सियत उधर देख रही होती है और हम कैमरे में देख रहे होते हैं और हम वो तस्वीर बनवा के फेसबुक पे लगा देते हैं अपने इलाके के लोगों को बताने के लिए कि मेरी कहाँ तक पहुँच है। या हम ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ के एक वीडियो बनवा लेते हैं ज़बरदस्ती, ताकि लगे कि हम बहुत उसके करीब हैं और हमारा बड़ा उससे ताल्लुक है, अपने इलाके के लोगों को दिखाने के लिए। तो ये बैकवर्ड इलाकों के हम जो लोग होते हैं, जो हम कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का भी कुछ लोग शिकार होते हैं और उसकी वजह से हम इस तरह की हरकतें करते हैं। चले, हमारी हद तक तो ठीक है कि हम बैकवर्ड इलाकों के लोग, आम पाकिस्तानी के तौर पे ये छोटी और सतही हरकतें करें, छोटी हरकतें करें, लेकिन आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, चाहे फॉर्म 47 के हैं, लेकिन आप हैं तो वज़ीर-ए-आज़म। आप ऐसी चीज़ें ना करें जिससे इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया हमारा मजाक उड़ाए। 25 करोड़ के मुल्क की इज्जत, मतलब उसके ऊपर आप, उसके ऊपर जो हर्फ आता है आपकी इन चीज़ों की वजह से, वो ज़ाहिर है वो ठीक नहीं है। अब जिस तरह से मैंने कार्य किया है कि अभी इसकी तफसीलात आना बाकी है कि इसकी तफसीलात क्या है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 40 मिनट इंतज़ार किया और प्यूटन ने उनको 40 मिनट इंतज़ार करवाया क्योंकि वो अर्दवान के साथ मीटिंग में थे। तो ज़ाहिर है अर्दवान उनके लिए इंपॉर्टेंट है, शहबाज शरीफ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखें, इमरान खान जो है ना, वो यहाँ पे आपने देखा कि एक एम्बेसी में केक काटा जाना था, उसमें शहबाज शरीफ साहब और हमारी सारी सियासी अशराफिया पहुँची हुई थी। कभी आपने इमरान खान को देखा था कि किसी बादशाह सलामत किसी मलका का केक काट रहा है किसी एम्बेसी में और इमरान खान पहुंचे हुए? कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं थे। वो अगर अमेरिका भी जाते थे तो वहाँ जाके पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसमें जाके रहते थे। किसी एज ए वज़ीर-ए-आज़म वो बड़े होटलों में नहीं रहते थे। क्यों? वो कहते थे कि भाई ये अमेरिकी जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि एक तरफ आप IMF के कर्ज़ों पर चल रहे हैं, आप दुनिया भर से कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, दूसरा आप जाके वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दें होटलों के अंदर। इमरान खान ऐसा नहीं करते थे क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं थे। उनका पहले एक्सपोजर था, पूरी दुनिया उन्होंने घूमी है, 50 साल वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इसकी अभी मज़ीद तफसीलात आ जाएंगी, लेकिन इस वक्त तक तो इंडियन मीडिया ने इसको उठा लिया और इसको वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है और पाकिस्तानी जहाँ पे तनकीद कर रहे हैं वहाँ अफसरदा भी हैं और एम्बेरस भी फील कर रहे हैं। सिद्दीक जान साहब, जनरल फैज़ हमीद के फैसले के बाद अब ज़ाहिर है ये डिस्कस हो रहा है टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, फैसल वावडा हो, मुनीब फारूक हों या दीगर लोग हों, वो ये सारे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अब बारी जो है वो इमरान खान की है जनरल फैज़ के बाद। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका क्या तज्ज़िया है? कोई इमरान खान की बारी नहीं है। पहली बात यह है कि जनरल फैज़ को जो सज़ा हुई है अभी तक उसका तहरीरी फैसला किसी के पास भी नहीं है। तमाम चैनल्स ने मैराथन ट्रांसमिशंस की हैं, 12-12, 14-14 घंटे सांस भी नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया और बेहाल हो गए बेचारे सारे, नाच नाच के घूंघरू पहन के टीवी चैनल्स। लेकिन किसी चैनल के पास एक सफ़े का भी फैसला नहीं है। तो एक तो ज़ाहिर इंतज़ार है उस फैसले का कि वो आए ताकि पता चले कि इल्ज़ामात क्या थे, शवाहिद क्या थे, सबूत क्या थे, गवाह कौन थे।
सजा क्यों हुई, क्या उन्होंने किस आइन कानून के तहत कौन सी गलत चीज़ की। तो अभी तक एक तो तहरीरी फैसला मैंने आपको अर्ज किया नहीं आया। और वो कहते हैं कि जी को करप्शन भी थी, तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि रिकवर कितने हुए हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं पता ना। अच्छा, तो दूसरा इमरान खान वाला कोई मामला नहीं है। 4 खबरें ऐसी चलवाई गई हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, और वो किसी वजह से चलवाई गई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसलिए ये बहस छिड़ी गई है 4 चीज़ों पे, ताकि कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो ना आ जाए। एक ये वाली बहस कि जनरल फैज़ के बाद इमरान खान की बारी है, ये बिल्कुल एक फजूल बात है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, फजूल बात है। दूसरा यह है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, फिर ये है कि केपी में गवर्नर राज लगेगा, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। ठीक है, कितना आसान है। पीटीआई पे पाबंदी लग रही है, लगा दें, कौन सा पहले वो उनके कोई एमएनए एमपी किसी असम्बली के अंदर है। तो ये जो 4 खबरें हैं ना, ये इसलिए चलवाई गई हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरफ लोगों का जहन अभी तक नहीं जा रहा, और इसलिए की जा रही है कि उस साइड पे जहन ना जाए। फिर एक और मसला ये बना था कि मंगल और बुध की दरमियानी रात जब बर्बरियत हुई थी अडियाला के बाहर, तो बुध के दिन, बुध की रात, बुध और जुमेरात की दरमियानी रात, यानी बुध की शाम आप कह लें, प्राइम टाइम में 7 से लेकर 11 बजे तक 71 टॉक शोज हुए, 71 अच्छा, तमाम चैनल्स पे मिला के, जिनमें या तो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे मौजूद थे या तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद में बातें हुई हैं। तो ये खासा परेशान कौन था। मैंने तो यही कहा था कि तहरीक इंसाफ ने कब्जा वापस ले लिया मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो इसलिए फिर ये कुछ चीज़ें चलवाई गई हैं ताकि पीटीआई से भी तवज्जो हटे, मीडिया को टॉपिक भी मिल जाए। मीडिया को 4 टॉपिक दिए गए कि आपने कौम को इसमें उलझा के रखना है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया कामयाब होगा। उसकी वजह यह है कि जितना रोना पीटना था, इन्होंने मातम करना था, सीना को भी करनी थी जनरल फैज़ के फैसले के ऊपर, या जश्न जिन्होंने मनाना था, या जो प्रोपेगेंडा करना था, जो झूठ बोलना था, वो सारा बोला जा चुका है, और क्या बात करेंगे। वो मैं एक ट्रांसमिशन सुन भी रहा था, तो वहाँ पर एंकर बार बार एक सवाल को रिपीट करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रेस रिलीज आई है, उस प्रेस रिलीज से कितने ये सवाल निकलेगा कि आगे इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इन सवालों से हट के और कोई मीडिया के पास सवाल था ही नहीं कि अब फैज़ हमीद के बारे में अगला सवाल कौन सा करना है। लेकिन वो ये सवाल नहीं कर रहे थे कि जनरल फैज़ के जो बॉस थे जनरल बाजवा, उनको तो कहीं पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। देखें, बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने अपनी वीडियो में भी एक सवाल उठाया कि बतौर डीजीसी वो गलत जो पूरा प्रोपेगेंडा किया गया और जो टीवी चैनल के ऊपर चीज़ें चली, उसके मुताबिक यह है कि वो बतौर डीजीसी बहुत गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे थे। वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे, वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा थे, वो गद्दार थे, वो मुल्क दुश्मन थे बतौर डीजीसी। फिर वो डीजीसी से ये सारा कुछ होते हुए वो डीजीआई बन गए। डीजीआई के तौर पे भी वो गलत कार्य करते रहे, उनको कोई नहीं पकड़ सका, ना डीजीसी के तौर पर उनको पकड़ सका, ना डीजीआई के तौर पर पकड़ सका। फिर क्या होता है, वो कोर कमांडर पेशावर लग जाते हैं, फिर भी उनके खिलाफ वो वहाँ भी गलत काम करते रहते हैं, कोई सिस्टम उनको नहीं पकड़ता। फिर वो कोर कमांडर भावलपुर लग जाते हैं, कोई उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। फिर वो आर्मी चीफ के लिए रिकमेंड हो जाते हैं कि यानी जो नाम तजवीज़ होते हैं, रिकमेंड होते हैं कि इनमें से आप एक, उसके लिए वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं पाकिस्तान के सिपह सालार, फौज के सिपह सालार के लिए। कोई किसी ने सिस्टम ने उनको नहीं पकड़ा कि ये तो बड़ा गलत बंदा है, तो डीजीसी के तौर पर बड़ा गलत काम करता रहा है, ये तो डीजीआई के तौर पर गलत काम करता रहा है। फिर वो रिटायर भी हो जाते हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद भी तकरीबन 1.5-2 साल तक कोई उनके खिलाफ चीज़ नहीं होती। फिर 1.5-2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंड की गई एक चीज़ के ऊपर वो गिरफ्तार होते हैं, और अब पता चलता है कि वो तो बड़े गलत बंदे थे। अच्छा, वो इतने गलत बंदा जो था, वो बतौर डीजीसी, बतौर डीजीआई, बतौर कोर कमांडर वो इतने गलत काम करता रहा, आपने फिर भी उसको आर्मी चीफ के लिए कर दिया था रिकमेंड। आप ना लिखते ना लिस्ट में, उसका नाम ना भेजते। और दूसरा मैंने आपको अर्ज किया कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी आपने तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको मामला भेजा। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी काजी फायज़ ने भेजा, और वो क्यों भेजा, वो पूरा पाकिस्तान जानता है क्यों भेजा। तो सवालात बहुत सारे हैं, उनके जवाबात नहीं आए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि तहरीरी फैसला कब जारी होगा, क्योंकि अभी तक तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। बाकी ये एक और भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान ये कह रहे शिफ्ट करेंगे, तो वो मुमताज़ भट्टी साहब जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त डिफेंस के ऊपर एनालिसिस देते हैं, एनालिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि रोड के जरिए तो हमारी बहुत से इलाकों में कनेक्टिविटी नहीं है बलूचिस्तान में। फिर वहाँ पे कैसे आप वहाँ पे, मतलब वहाँ पे तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बड़ी चैलेंजेस हैं, तो आप इमरान खान को कैसे वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात फिर यह है कि ये कह रहे हैं अटक फोर्ट केपी के बॉर्डर के ऊपर है, रोज़ वहाँ पे हज़ारों लोग होंगे। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, ना ही मेरा ये ख्याल है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, ना ही मेरा ये ख्याल है कि फैज़ हमीद से उनका कनेक्शन वो होगा। और फिर हैरानकुन बात तो ये है कि ये सब कुछ फैज़ हमीद कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, ना ऊपर किसी को पता था, ना नीचे किसी को पता था।
ये वैसे बड़ी कमाल है। वही है ना कि ना नीचे किसी से पूछा है, और अगर काजी फाइजीसा ने भी वो एक केस के अंदर नोटिस किए थे तो वो जनरल फैज को किया था, बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा को कुछ नहीं किया था। आपके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है कि आपकी एक वीडियो वायरल है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप गए और वहाँ पर कोई टेबल पर लिफाफा पड़ा था, तो उसकी ज़रा हमें। बात यह है कि मैंने उस पर इसलिए बात नहीं की कि ये इरेलेवेंट चीज़ें हैं, ये करते हैं प्रोपेगेंडा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि मुझे किसी ने, पहले तो मैं बड़ी डिटेल से कई बार ये बता चुका हूँ कि मैंने जब यूट्यूब शुरू किया और मैं यूट्यूब पे यानी बतौर रिपोर्टर मैं जब 92 न्यूज़ पे काम कर रहा था प्रोग्राम मुकाबिल में रऊफ़ क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब के साथ, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से छोड़ के और मैं चला गया बोल न्यूज़ में एज ए रिपोर्टर। साथ मैंने यूट्यूब शुरू कर लिया और सब कुछ था। जब मैं यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद मेरी मीडिया को जो डील करते थे ISI में उनसे मुलाकात हुई, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हमेशा बड़े वसूख के साथ, एतमाद के साथ ये दावा इसलिए करता हूँ कि अगर किसी के पास कुछ है तो वो जारी कर देना, फाइलों में तो सब लगा हुआ होता है। कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की फेवर से कहीं कोई जॉब नहीं ली, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं लिया, कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1 रुपया भी नहीं लिया, ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से। इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारी, आपको पता ही है जितनी एक्सेस थी इमरान खान साहब तक, कभी कोई कह दे कि कोई एक काम का हो PTI की गवर्नमेंट में किसी मिनिस्टर को, कोई एक बंदा रखवाया हो, कोई एक चीज़ की हो, बिल्कुल नहीं। वजारत इत्तलात से कोई 1 रुपये का इश्तिहार लिया हो, बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ये था कि ये ना असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये तरीका है, और मेरा ख्याल इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी होगा कि कुछ लोगों को, अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो लिस्टें बनी हुई हैं, यानी पीपल्स पार्टी कुछ जो जर्नलिस्ट हैं उनको ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के ऊपर मतलब उन्होंने गिफ्ट भेजने हैं, उनको शॉपिंग के पैसे देने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। नून लीग भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी करती होंगी। तो मुझे कहीं उन्होंने बुलाया और कहा कि जनरल फैज़ आपको सलाम दे रहे थे, और साथ ही उन्होंने एक वो डिश जो होती है वो मेरे आगे की, और उसके अंदर एक पैकेट पड़ा हुआ था, उसके अंदर वो 5-5 हज़ार के नोट थे। तो पहली बात तो मैंने ये वीडियो में उसी पॉडकास्ट में बताया था कि हो सकता है उस वक्त जनरल फैज़ मुझे जानते भी ना हो, और मेरी आज तक जनरल फैज़ के साथ कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा, मेरी आज तक, मैं आपको ये बात ऑन ओथ कह रहा हूँ, मेरी आज तक जनरल फैज़ से कोई मुलाकात नहीं है। ये होता है कि आप एक मुलाकात उन्होंने सोशल मीडिया वालों को बुलाया था जब वो कोर कमांडर पेशावर थे, और सोशल मीडिया के यूट्यूब के लोगों को उन्होंने एक दावत पे बुलाया, लेकिन फिर वो मुलाकात का दिन आने से पहले वो मुलाकात कैंसिल हो गई थी। अच्छा, तो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, मेरी कभी उनसे कोई बात नहीं हुई, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कभी कोई बात नहीं हुई। तो जब उन्होंने वो किया तो मैंने उन्हें कहा कि सर माजरत मैं तो ये नहीं लूँगा। उन्होंने कहा ये ईदी है, तो मैंने कहा सर माजरत मैं नहीं लूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं लिए थे। बाकी कोई प्रोपेगेंडा करता है करता रहे। बात यह है कि जिन लोगों ने पैसे लिए हुए होते हैं ना, वो फिर इस तरह से नहीं मौक़िफ़ अपना सकते जिस तरह से हमने मौक़िफ़ अपनाया है। और अगर हमने PTI, अच्छा आप PTI के दौर में अगर हमने वजारत इत्तलात से भी अगर कुछ लिया था तो इस वक्त तो वजारत इत्तलात तातड़ के पास है ना, सारी लिस्टें, सारी डिटेल्स उनके पास होंगी, तो वो वहाँ से निकालें फाइलें। हाँ, और दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि अब भी आज के दौर के अंदर हम देख रहे हैं कि एक एक चीज़ जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज एक एक चीज़ को देख रही हैं। वो लोगों की व्हाट्सएप पे बात हो उसको देख रही हैं, लोगों की मुलाकातों को देख रही हैं, वज़ारत इत्तलात को देख रही हैं, या दूसरी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको देख रही हैं। तो अगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं पर आपने कुछ ऐसा किया है तो ज़ाहिर है उनके पास सबूत तो होंगे, कोई रसीदें तो होंगी, कोई ट्रांजैक्शन तो होगी, तो वो सामने लाई जाए। सदीक जान साहब, ये अभी आज डॉन ने भी खबर लगाई है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, और स्टार्ट वो लेंगे ट्विटर से, तो इसके ऊपर क्या कहते हैं? नहीं, ट्विटर अगर वो बंद करेंगे तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे कम जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर लोग हैं वो ट्विटर है। कोई मसला है, कोई 4.5 मिलियन लोग, हाँ, यानी 45 से 50 लाख लोग हैं। अच्छा, जब ये इसको बंद करेंगे तो 20 लाख लोग रह जाएंगे, यानी जो VPN वगैरह के लिए जारी करेंगे। चैलेंज मैं बार बार कहता हूँ, ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना टिकटॉक है। चैलेंज सोशल मीडिया नहीं है, चैलेंज पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ और हालात हैं। मैं अब, अच्छा ट्विटर अगर बंद हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्विटर सबसे मौसर प्लेटफॉर्म है, सबसे कम लोग उसके ऊपर हैं, लेकिन सबसे मौसर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इंटरनेशनली इसके ऊपर नैरेटिव बनता है, इंटरनेशनली इसके ऊपर बयानिया जाता है, बात होती है। लेकिन चले हम कहते हैं ट्विटर बंद हो गया, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक सब बंद हो गया। अब मियाँ वाली या बखर या लिया में बैठा हुआ, मुजफ्फरगढ़ में बैठा हुआ, या बन्नू में, करक में बैठा हुआ, कोई बलोचिस्तान में बैठा हुआ, कोई मतलब सखर में बैठा हुआ, कराची में बैठा हुआ कोई शहरी जो है, क्या उसके घर में बिजली का बिल आएगा? आएगा ना? बिल्कुल आएगा। उसके घर में गैस का बिल आएगा?
वो ग्रॉसरी करेगा, बच्चों की स्कूल की फीस देगा, जिस चीज़ पे गाड़ी पे बच्चे जाते हैं क्या उसके पैसे देगा, घर में अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार है तो वो मेडिसिन लेगा, अल्लाह ना करे कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो अस्पताल जाएगा। जब वो इन 7 चीज़ों से गुजरेगा, कोई काम पड़ जाएगा तो किसी सरकारी महकमे में जाएगा, खुदा न खास्ता कोई चोरी चकारी कोई तरह का मसला हो जाता है तो क्या थाने जाएगा, अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो अदालतों में जाएगा। ये जब 10 चीज़ों में से 6 चीज़ें ऐसी जिससे उसका पाला पढ़ना ही पड़ना है, घर का किराया देगा, ठीक है, ये अब टोटल 11 चीज़ होंगी। अब इन 11 में से 6-7 हैं जिससे हर शहरी ने गुजरना ही गुजरना है हर महीने। तो क्या उसको पता नहीं चलेगा कि मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, मुल्क के हालात क्या है, असल कंडीशन क्या है। तो सर सोशल मीडिया के ऊपर तो मैं कभी कभी ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया से लोगों का कैथारसिस हो जाता है। लोगों के अंदर का जो गुस्सा है ना वो हमें सुन के कहते हैं कि यार ये हमारे ना जज्बात की अक्कासी कर रहे हैं, उनका कैथारसिस हो जाता है कि कोई तो ये बात कर रहा है। जब आप इस चीज़ को बंद कर देंगे ना, फिर वो लावा जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, वो इरफान सिद्दीकी साहब ने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि मियां नवाज शरीफ वो प्रेशर कुकर है जिससे सीटी बजती रहती है और प्रेशर निकलता रहता है। तो सोशल मीडिया भी ऐसे मैं समझता हूँ कि प्रेशर कुकर से निकलने वाली वो सीटी है जिससे एक लोगों का एक कैथारसिस हो रहा होता है, जो अंदर की भड़ास होती है वो निकल रही होती है। जब आप इसको बंद कर देंगे ना तो फिर प्रेशर कुकर फटेगा और छत से बाहर निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।